माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोटबुक का इस संस्थान में। अभी तो हम लोग ज्योग्राफी की 6 क्लास पढ़ चुके हैं। आज ज्योग्राफी की 7वीं क्लास है। उसके बारे में हम लोग ज्वालामुखी आज 7वीं क्लास में उसके बारे में हम लोग जो भी फैक्चुअल नॉलेज है उसको अब पढ़ेंगे। और ये मुख्य रूप से RRR के एग्जाम में और PCS तथा अन्य वनडे एग्जाम में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और नोट डाउन करिएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ज्वालामुखी देखिए 2 शब्द से मिलके बना है। अगर इसके हम शब्द को अगर तोड़ेंगे तो ज्वालामुखी 2 शब्द से मिलके बना है। ज्वाला प्लस मुखी, मतलब कि ज्वाला कहीं किसी मुख से निकल रहा है। ठीक है, तो क्या इसकी एक्चुअल डिफिनेशन ये नहीं है। ज्वालामुखी का मतलब है कि जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, जब पृथ्वी के कमजोर सतह को तोड़ के बाहर आता है, ठीक है, तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। उसमें मैग्मा लावा वगैरह बाहर निकलता है, उसमें जलवाष्प, गैस, धुआं और मैग्मा साथ में निकलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी मुख्यतः पृथ्वी में जो हो रही जो प्लेटें हैं वो आपस में टकराती हैं, उसके संचलन वगैरह से ज्वालामुखी आता है। जब प्लेट टेक्टोनिक आप लोग पढ़ेंगे आगे, तो उसमें क्या है कि जब प्लेटें आपस में टकराती हैं या दूर दूर हटती हैं तो क्या होता है कि टकराने से जो हल्की प्लेट होती है वो भारी प्लेट पे छेपित हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लावा या मैग्मा तथा जलवाष्प, धूल के मतलब जलवाष्प और धुआं हुआ जो हो गया, ये सब क्या होता है, ये एक प्रेशर बनाते हैं और पृथ्वी की जो कमजोर सतह है उसको तोड़ के बाहर निकलते हैं। जब तोड़ के जब बाहर निकलते हैं उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, मैग्मा पृथ्वी के जो अंदर ही ठंडा हो जाता है, मतलब कि जब जो पृथ्वी की जो सतह होती है वो ठोस होती है, कमजोर नहीं होती है, वो मजबूत होती है, तो उसमें क्या होता है कि मैग्मा नीचे ही ठंडा हो जाता है। उससे भी कुछ फिगर वगैरह बनते हैं, वो हम लोग आगे की में पढ़ेंगे। तो ज्वालामुखी क्या है, यह एक भूगर्भिक क्रिया है। भूगर्भिक क्रिया है जिसमें मैग्मा तथा अन्य ज्वालामुखी जो पदार्थ हैं वो क्या होता है, पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी की सतह को तोड़ के बाहर आते हैं, उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी के देखिए हम लोग 2 प्रकार होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक होता है बाह्य ज्वालामुखी और एक होता है आंतरिक ज्वालामुखी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाह्य ज्वालामुखी में क्या होता है कि जब लावा तथा मैग्मा जो पृथ्वी के बाहर निकलता है, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य ज्वालामुखी। और आंतरिक ज्वालामुखी में क्या होता है कि जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, मतलब पृथ्वी की सतह के अंदर ही ठंडा हो जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, आंतरिक ज्वालामुखी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी के कारण क्या क्या है। ठीक है, कारण में हम लोग क्या क्या देखेंगे। जो पृथ्वी का जो मेंटल वाला भाग है वो अत्यधिक तापमान के कारण क्या होता है, चट्टानें क्या होती हैं, पिघलने लगती हैं। तो अत्यधिक तापमान क्या होता है, चट्टानें क्या पिघलने लगती है और वो मैग्मा के रूप में बाहर निकलती हैं। तो इसी से क्या होता है, बेसाल्ट वगैरह का निर्माण होता है। इसमें जो टेम्परेचर चाहिए होता है, कितना चाहिए होता है, 1700 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। दूसरा क्या है, ये पहला कारण हो गया। ठीक है, मैग्मा का जो होता है पृथ्वी की सतह तक प्रवाह के लिए क्या होता है, एक आवश्यक बल चाहिए होता है, एक एनर्जी चाहिए होता है, ऊर्जा। तो उसे क्या कहते हैं, वो तापीय ऊर्जा चाहिए होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है कि मैग्मा के साथ साथ गैसें भी निकलती हैं, गैसें भी निकलती है। जब गैस और मैग्मा एक साथ मतलब उद्गार करते हैं तो उससे क्या होता है, प्रेशर बनता है, तो वो सतह को तोड़ते हुए क्या होती है, बाहर आ जाती है। और इसके साथ साथ जलवाष्प भी एक प्रक्रिया होती है। मैं जलवाष्प क्या करता है, वो गति प्रदान कर देता है। तो इसमें 3 कारक क्या हो गए, एक हो गया जलवाष्प हो गया, दूसरा क्या हो गया तापीय ऊर्जा हो गया, तीसरा क्या हो गया आपका मेंटल में जो है आपके चट्टान वगैरह जो है। ठीक है, वो तीनों कारक जब एक साथ मिलते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक बल मिलता है जो सतह को तोड़ते हुए पृथ्वी के बाहर तक आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऊपरी सतह क्या होता है, कभी कभी बहुत चट्टान जो होती है वो ठोस होती है, या जो कमजोर सतह होती है वहीं पे तोड़ के मैग्मा बाहर आ पाता है। जब ठोस सतह जहां होती है वहां क्या होता है, मैग्मा बाहर नहीं आ पाता है, तो अंदर ही ठंडा हो जाता है, उसी को आंतरिक ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी
उद्गार में जो मेन कारक है वो क्या है, प्लेट विवर्तन या प्लेट टेक्टोनिक क्रिया है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे आंतरिक ज्वालामुखी के बारे में। आंतरिक ज्वालामुखी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जो फैक्ट है वो जानेंगे। आंतरिक ज्वालामुखी के बारे में हम आपको बता दिए कि जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे ही ठंडा हो जाता है तो उसे आंतरिक ज्वालामुखी की प्रक्रिया कहते हैं। आप देखेंगे कि उसमें कुछ फिगर बनते हैं, कुछ चित्र बनते हैं, कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ फिगर वगैरह बनते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आंतरिक ज्वालामुखी का क्या है, ये फिगर है, ये फिगर है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ इसके बारे में डिटेल भी लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि बैथोलिथ क्या होता है। ये सब सतह के नीचे ही प्रक्रिया बनती है। ठीक है, ये हो गया आपका बैथोलिथ। तो बैथोलिथ क्या है, ये गुंबदाकार, ये गुंबदाकार एक फिगर है जो बनता है। ठीक है, वो इसको हम लोग याद रखेंगे, बैथोलिथ। ठीक है, लेपोलिथ क्या है, ये आपका लेपोलिथ, ये क्या है, तस्तरी नुमा फिगर है। ठीक है, फैकोलिथ क्या है, ये मोड़दार है। फैकोलिथ क्या है, मोड़ के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह के नीचे। सीट या स्टाफ क्या है, ये देखिए सीट और स्टाफ है। ठीक है, यह क्षैतिज परत के रूप में दिखाई देता है, ये क्या है, क्षैतिज परत के रूप में होता है। सील क्या है, जब मोटी परत के रूप में होता है। ठीक है, यह क्या होता है, जब मोटी की परत के रूप में होता है। डाइक क्या है, ये देखिए डाइट है, डाइक, ये डाइक है। ठीक है, जब मैग्मा सतह की ओर गुंबदाकार होती है तो इसको क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। सिदार क्या होता है, ठीक है, यह मैग्मा का विभिन्न क्षैतिज परतों में देवदार की तरह बिछी है। मतलब ये जो पूरा फिगर है, जो पूरा फिगर है वो एक देवदार के वृक्ष की तरह दिखाई दे रहा है। इसकी पूरी फिगर को क्या कहते हैं, सिदार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक लेकोलिथ है। तो लेकोलिथ क्या है, ये उल्टी तस्तरी नुमा है, फिगर है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इससे प्री में और कभी कभी मेंस में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। एक पार्टिकुलर नाम दे देगा, डाइक क्या होता है, लेकोलिथ क्या होता है, उस पर आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे बाह्य ज्वालामुखी क्रिया के बारे में। बाह्य ज्वालामुखी क्रिया के बारे में जानेंगे। बाह्य ज्वालामुखी क्रिया में आपको बता दिया कि जब मैग्मा, जलवाष्प और गैस एक साथ पृथ्वी की सतह को या चट्टान को तोड़ते हुए बाहर आते हैं तो उसको ज्वालामुखी की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या पाया जाता है, किसका परसेंटेज कितना जाता है, इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम लोग देखेंगे। ज्वालामुखी में 90% क्या होता है, जलवाष्प होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या होता है, CO2, SO2, मेथेन आदि गैसें होती हैं। तो ये आपको क्वेश्चन प्री में पूछ सकता है ROR में कि ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो CO2, SO2 और मेथेन पाया जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। लावा में, ज्वालामुखी का जो लावा होता है उसमें 60% क्या होता है, सिलिका होती है। 60% जो होते हैं सिलिका की मात्रा होती है। लावा गाढ़ा तथा अम्लीय होता है। ये प्री में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लावा अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये अम्लीय होता है। और जब ये धीरे धीरे ठंडा होता है तो बड़े बड़े क्रिस्टल में बन जाता है, बड़े बड़े क्रिस्टल के रूप में जम जाता है। इसी को ग्रेनाइट सेल कहा जाता है। ठीक है, ग्रेनाइट सेल का निर्माण इसी से होता है। और जब लावा में सिलिका की जो मात्रा होती है 60% जब कम होती है तो यह कम गाढ़ा तथा क्षारीय हो जाता है, क्षारीय होता है, जिसके कारण यह जल्दी ठंडा होता है और क्रिस्टल विहीन हो जाता है। जब सिलिका की मात्रा 60% से अधिक होगी तो क्रिस्टल बनेंगे, जब 60% से कम होगा तो क्रिस्टल नहीं बनेंगे। ठीक, तो क्रिस्टल विहीन सेलों का निर्माण होता है। अब देखेंगे इससे क्या होता है, इससे कई पठार का निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी प्रक्रिया से क्या हुआ है कि जब ये सारी प्रक्रिया होती है तो इससे पठारों का निर्माण होता है। जैसे भारत में क्या है, भारत में महाराष्ट्र का पठार, मालवा का पठार और यूएसए में कोलोराडो और कोलंबिया का पठार, ये ज्वालामुखी प्रक्रिया के कुछ पठारी उदाहरण हैं। ठीक, तो इसको याद रखिए, पूछ सकता है कि ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा किन किन पठारों का निर्माण हुआ है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम लोग देखेंगे पायरोक्लास्ट क्या होता है। पायरोक्लास्ट क्या होता है,
तो ज्वालामुखी विस्फोट में जितने समस्त छोटे बड़े कण होते हैं उनको सम्मिलित रूप से पायरोक्लास्ट कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लैपिली क्या होता है? ये छोटे छोटे जो वर्ड हैं ये प्री में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ नोट करवा दे रहा हूँ, उसको नोट करते जाइएगा। तो लैपिली क्या होता है? मटर के दाने के समान एक जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? लैपिली कहते हैं। बाम्ब क्या होता है? ठीक है, बाम्ब क्या होता है? कुछ इंच से लेकर कई फीट वाले बड़े बड़े टुकड़ों को क्या कहते हैं? बाम्ब कहते हैं। ठीक है। स्कोरिया या शंकु ज्वालामुखी क्या होता है? स्कोरिया या शंकु ज्वालामुखी क्या होता है? कोड़ी आकार वाले टुकड़ों को स्कोरिया कहते हैं। जो जैसे कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कई टुकड़े बनते हैं, उनमें अलग अलग उनका नाम है। तो इसी तरह स्कोरिया भी नाम है, जो कोड़ी आकार वाले एक कोण के रूप में जब टुकड़े होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्कोरिया कहते हैं या शंकु ज्वालामुखी कहते हैं। और जब ज्वालामुखी बम का आकार त्रिकोण के समान होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ब्रेशिया कहते हैं। ठीक है, तो ये सब नोट कर लीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी के प्रकार, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो ज्वालामुखी के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक दरारी विस्फोट होता है और एक क्या होता है? केंद्रीय विस्फोट होता है। दरारी विस्फोट में क्या होता है कि जब सतह पर लंबा दरार पड़ जाए, तो उससे क्या होगा? हलचल कम होता है तथा लावा अधिक निकलती है। जब दरार ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है हलचल कम होगा और लावा वगैरह ज्यादा, जगह ज्यादा होगा तो लावा ज्यादा निकलेगा। ठीक है, इससे पठारों का निर्माण होता है। दरारी विस्फोट से क्या होता है? पठारों का निर्माण होता है। केंद्रीय विस्फोट क्या होता है कि ये अधिक विस्फोटक होता है। ठीक है, कम दरार पड़ता है, विस्फोटक अधिक होता है और पृथ्वी पर क्या करता है? हलचल अधिक पैदा करता है। तो ये दोनों में अंतर है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विस्फोट की प्रक्रिया के आधार पर ज्वालामुखी। ठीक है, तो ज्वालामुखी के कई प्रकार, जैसे विस्फोट की प्रक्रिया के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार देखेंगे तो उसमें कई नाम दिए गए, ये हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि कौन सा ज्वालामुखी कौन सा कहाँ पे है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी, इसका नाम जो है हवाई द्वीप के नाम पर किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यह ज्वालामुखी कहाँ कहाँ है। तो यह माउंट कोलंबिया, माउंट मौना लोआ ऐसे ही ज्वालामुखी विस्फोट के उदाहरण है। ठीक है, इसमें क्या होता है? लावा पतला होता है तथा विस्फोट के साथ साथ राख कण वायुमंडल में पहुंचता है। लावा की लंबी लंबी लकीरें क्या होती हैं? बन जाती हैं। ठीक है, एक लावा का जो होता है लंबी लंबी लकीरें बन जाती हैं। तो वो वहां पे हवाई द्वीप में क्या होता है कि हवाई द्वीप में मानते हैं लोग कि ये वहां के एक पिलियन देवी हैं, वो कहते हैं कि हमारी पीली देवी के क्या है? ये बाल हैं। ठीक है, तो उनकी ऐसी मान्यता है। स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, इसमें क्या होता है कि इसमें लावा जो होता है अपेक्षाकृत गाढ़ा होता है, या इसमें लावा पतला था, इसमें लावा क्या होता है? अपेक्षाकृत गाढ़ा होता है। और विस्फोट क्या होता है? रुक रुक कर आता है। ठीक है, मतलब आएगा फिर शांत हो जाएगा फिर आएगा, तो रुक रुक के इसमें क्या होता है? विस्फोट होता है। इसका जो नामकरण है वो सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप के स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी के आधार पर किया गया है। ठीक है, वल्केनियल तुल्य ज्वालामुखी, इसमें क्या होता है? लावा अधिक गाढ़ा होता है, इसमें भयंकर विस्फोट के साथ तीव्रता से लावा क्या बाहर निकलता है। ठीक है, इसका नामकरण जो है लिपारी द्वीप के वल्केनो ज्वालामुखी के आधार पर किया गया है। तो लिपारी द्वीप के वल्केनो ज्वालामुखी के आधार पर किया गया है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला हम लोग देखेंगे पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। इसमें लावा सर्वाधिक गाढ़ा होता है, सर्वाधिक गाढ़ा होता है। अब विस्फोट भयंकर तथा विनाशकारी होता है। विस्फोट जो होता है क्या होता है? भयंकर तथा सर्वाधिक विनाशकारी होता है। लावा जो होता है चिपचिपा होता है तथा यह ढाल के सहारे प्रवाहित होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको जलता हुआ बादल भी कहते हैं। वहां के लोग क्या कहते हैं? जलता हुआ बादल कहते हैं। पश्चिमी द्वीप समूह में मार्टिनिक द्वीप जो है, इसके कारण क्या होता है? पश्चिमी द्वीप समूह का जो मार्टिनिक द्वीप है 1902 में संट पीरी नगर पूरी तरह ध्वस्त हो गया था इस ज्वालामुखी की वजह से।
इसके कई उदाहरण भी हैं, जैसे फिलीपींस का हिबक हिबक ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया का सुंडा द्वीप का ज्वालामुखी है, सुंडा द्वीप का जो क्राकाताओ है वो ज्वालामुखी है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। विषुवत तुल्य ज्वालामुखी, विषुवती तुल्य ज्वालामुखी, इसकी खोज प्लिनिंग ने की थी। ठीक है, इसे पिलियन प्रकार का ज्वालामुखी भी, प्लिनिंग प्रकार का ज्वालामुखी भी कहते हैं। इसका जो सर्वप्रथम विस्फोट हुआ था वो इटली के विसुवियस में हुआ था, इसीलिए इसका नाम विषुवती तुल्य ज्वालामुखी भी कहते हैं। जब यह विस्फोट होता है या ज्वालामुखी आता है तो फूल गोभी के समान काले बादलों का निर्माण होता है। जब यह ज्वालामुखी आता है तो फूल गोभी के समान हवा में काले बादलों का निर्माण हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे सक्रियता के आधार पर या उद्गार अवधि के आधार पर ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हम लोग जानेंगे। ठीक है, ऐसे ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जो एक बार विस्फोट के बाद अभी तक उनकी सक्रियता बनी हुई है, सक्रियता निरंतर बनी रहती है, मतलब उनमें लावा थोड़ा बहुत अभी तक निकल रहा है, तो उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। कहीं कहीं लावा निकलता है, कहीं कहीं जलवाष्प और धुएं निकलते हैं, मतलब कि सक्रियता कुछ न कुछ बनी हुई है। तो ऐसे 500 से अधिक ज्वालामुखी विश्व में मौजूद हैं। तो हम लोग देखेंगे ऐसे कौन कौन से ज्वालामुखी हैं और कहाँ कहाँ ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, हवाई द्वीप ज्वालामुखी है, ये कहाँ है, हवाई द्वीप का क्या है, किलायू मौना लोवा। हवाई द्वीप में एक ज्वालामुखी है किलायू मौना लोवा। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी में है लागिल्लाम बागाना। ठीक है, इंडोनेशिया में है सेमेरू जावा या मेरापी दुकोनो। ठीक है, तान्ना द्वीप के वनुआतु में क्या है, यासूर, ये 800 वर्षों से सक्रिय है। ठीक है, सिसिली द्वीप में क्या है, माउंट एटना, ये सब बहुत प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेपारी द्वीप में कौन सा है, स्ट्राम्बोली। ठीक है, अंडमान निकोबार में एक सक्रिय ज्वालामुखी, इसका नाम है बैरन द्वीप। ठीक है, अंटार्कटिका में है माउंट इरेबस, ये प्री में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीसीएस में भी, कभी कभी यूपीएससी में फैक्ट पूछ लिया जाता है। अर्जेंटीना में कौन सा है, ओजल डेल सलाडो, ये चिली तट पे है। ठीक है, इक्वाडोर में कौन सा है, कोटोपैक्सी। ठीक है, अंटार्कटिका के रासद्वीप पर स्थित कौन है, माउंट एरेबस। तो ये सब बहुत प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, मतलब कि जिसमें अतीत में कभी उद्गार हुआ ही नहीं है, बहुत पहले हुआ होगा, अब क्या सुसुप्तावस्था में। तो इसका हम लोग देखेंगे, इटली में है सुसुप्त ज्वालामुखी विसुवियस, जापान में है फ्यूजियामा, इंडोनेशिया में है क्राकाताओ, अंडमान और निकोबार में नारकोंडम द्वीप। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये मिलान के लिए भी आ जाता है। ठीक है, मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी, मतलब कि ऐतिहासिक काल से कभी इसमें उद्गार हुआ ही नहीं है, यानी जबकि सबसे मानव जान है तब से कोई उद्गार नहीं हुआ है, इसलिए इसको मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब इसमें अब संभावना भी नहीं है कि ज्वालामुखी आएगा। ये कौन कौन से हैं ज्वालामुखी, ईरान में है कोह सुल्तान एवं देवबंद। ठीक है, म्यांमार में है पोपा, तंजानिया में है किलिमंजारो। ठीक है, इक्वाडोर में कौन सा है, चिमराजो, एंडीज में है एकांकागुआ। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा फैक्ट और जानेंगे ज्वालामुखी के बारे में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन सा है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन सा है, एकांकागुआ, एंडीज पर्वत पे 6960 मीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायू और एटना। ठीक है, ये रखिएगा। लैपोलिथ पर्वत कौन सा है, हेनरी पर्वत। ठीक है, कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी है, यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी कौन सी है, एकांकागुआ। अब हम लोग जानेंगे ज्वालामुखी निर्मित कुछ आकृतियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, कुछ आकृतियों के बारे में जानेंगे। सिंडर शंकु, सिंडर शंकु, सिंडर शंकु क्या होता है खासियत, इसमें मैग्मा का अभाव होता है।
ठीक है। सिंडर शंकु में क्या होता है, मैग्मा का क्या होता है, अभाव होता है। धूल तथा राख के कण शंक्वाकार आकृति में जमा हो जाते हैं। धूल तथा राख के कण शंक्वाकार आकृति में जमा हो जाते हैं। इसका ढाल अवतल होता है। ठीक है, ये ज्वालामुखी शंकु है। ठीक है, ये ज्वालामुखी शंकु है, ये ज्वालामुखी पाइप है, ये जो है आपका क्या है, ये ज्वालामुखी पाइप है, ये क्या है, ये शंकु है। ठीक है, और ये क्या है, ज्वालामुखी के छिद्र है। यहां से ज्वालामुखी क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। शिल्ड शंकु। ठीक है, जब लावा अपेक्षाकृत पतला होता है तो शंकु की ऊंचाई कम हो जाती है। जब लावा अपेक्षाकृत पतला होता है शंकु की ऊंचाई क्या होती है, कम हो जाती है या पठार की तरफ फैल जाता है। इसी से क्या होता है, पठार का निर्माण होता है। ठीक है, हवाई द्वीप का मौना लावा ज्वालामुखी इसी का उदाहरण है। मिश्रित शंकु के बारे में हम लोग जानेंगे। जब एक ही स्थान पर बार बार विस्फोट होता है, जब एक ही स्थान पर बार बार विस्फोट होता है तो एक परत के ऊपर दूसरी परत जम जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, मिश्रित शंकु कहते हैं। इसका कौन कौन सा एग्जाम्पल है, विसुवियस, एटना, फ्यूजियामा, माउंट मेयान, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, परिपोषित शंकु कौन सा है, जब ज्वालामुखी की मुख्य नली से जब अन्य छोटी छोटी सहायक नलियां विस्फोट हो लेती, जैसे कि ये अभी आपको फिगर बनाया था, मैं फिगर में देखे थे कि ये, ठीक है, ये ज्वालामुखी शंकु हो गया और ये इसका पाइप हो गया। यहां से मैग्मा बाहर निकलता है और ये मुख्य पाइप है, ये मुख्य पाइप है। इससे जब और पाइप बन जाती, ये जब पाइप बन जाती है, यहां से जब मैग्मा निकलने लगता है, ये यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, ठीक है, ऐसे इधर से जब कई पाइपों के माध्यम, छोटी छोटी पाइपों के माध्यम से निकलने लगता है मैग्मा, तो उसको क्या कहते हैं, परिपोषित शंकु कहते हैं। मतलब अब अभी तक विस्फोट यहां से हो रहा था, फिर इस पाइप के माध्यम से अब ये कई जगह विस्फोट होने लगा, तो इसे क्या कहते हैं, परिपोषित शंकु कहते हैं। इसके आसपास शंकु का विकास हो जाता है। इसका उदाहरण कौन सा है, रेनियर वुड और माउंट शास्ता। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्रेटर एम काल्डेरा। क्रेटर एम काल्डेरा क्या है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रेटर एम काल्डेरा क्या होता है, जब क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है, और मैग्मा, उससे क्या होता है, गड्ढों का निर्माण होता है, और मैग्मा क्या होता है, पूरी तरह से भरता नहीं है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद क्या होता है, मैग्मा पूरी तरह से भरता नहीं है, वो खाली रह जाता है। खाली रह जाता है, जो बचा हुआ आकृति होता है, तो जो छोटी आकृति होती है, जैसे ये देखिए क्या है, ये काल्डेरा है। ठीक है, काल्डेरा है, तो इसकी जो छोटी आकृति होगी उसको क्या कहेंगे, क्रेटर बोलेंगे। क्रेटर, छोटी आकृति को क्या बोलेंगे, क्रेटर, और बड़ी आकृति को क्या बोलेंगे, काल्डेरा बोलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कई झीलों का निर्माण होता है। तो उन झीलों के बारे में हम लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो क्रेटर और काल्डेरा से झील का निर्माण हुआ, उसका नाम है लोनार झील। राजस्थान में पुष्कर झील, अफ्रीका में विक्टोरिया झील, और यूएसए में ओरेगन झील। ये क्रेटर और काल्डेरा के ही उदाहरण है। ठीक है, यूएसए में वैलिस काल्डेरा 29 किलोमीटर के व्यास में फैला है, और जापान का एरा काल्डेरा 24 किलोमीटर के व्यास में फैला है। तो ये काल्डेरा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सोल्फा तारा क्या है। सोल्फा तारा क्या होता है, जब क्या होता है कि ज्वालामुखी से, जब ज्वालामुखी जहां उद्गार होता है वहां से जब क्या होता है, लावा तथा धूल के जो कण होते हैं वो निकलना बंद हो जाते हैं। जब निकलना बंद हो जाते हैं तो सिर्फ क्या होता है, जलवाष्प निकलता है। जलवाष्प निकलता है, और जलवाष्प निकलता है, इसमें क्या होता है, सल्फर की मात्रा अधिक होती है। जलवाष्प जो निकलता रहता है, सल्फर की मात्रा इसमें अधिक होती है, तो इसी को क्या कहते हैं, सोल्फा तारा कहते हैं। इसी क्या कहते हैं, सोल्फा तारा कहते हैं। तो इसका जो नामकरण हुआ था, इटली के नेपल्स नगर में स्थित सोल्फा तारा के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका हम लोग को एग्जाम्पल देख लेंगे। अलास्का का कटमई क्षेत्र है, यहाँ 10,000 धुआरे पाए जाते हैं, तो ये सोल्फा तारा का ही उदाहरण है। तो अलास्का का जो कटमई में 10,000 धुआरे पाए जाते हैं, वो सोल्फा तारा के
एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, 10 सहस्त्र स्मोक घाटी भी कहते हैं, 10,000 स्मोक वैली कहा जाता है। तो 10,000 स्मोक वैली कहाँ पे है, अलास्का के तटमई क्षेत्र में है। ये प्री में बहुत पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर फैला वेबिली घाटी, ठीक है, यह धुआरा का एग्जाम्पल है, ठीक है। न्यूजीलैंड का व्हाइट टापू का धुआरा, तो ये सब सोल्फातारा धुआरे के उदाहरण एग्जाम्पल हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर क्या होता है, ठीक है। ग्लेशियर मतलब ग्लेशियर गीजर को पता ही होता है, जहां से गर्म जल मिलता है, तो गीजर से ही ग्लेशियर हो, ग्लेशियर से ही गीजर का नामकरण हुआ है। तो यह क्या होता है, यह गर्म जल का स्रोत होता है, सोता होता है, गर्म जल का स्रोत है। और निश्चित अंतराल पे क्या होता है, गर्म जल ये तीव्रता से सतह के ऊपर आता रहता है, ठीक है। तो इसी को ग्लेशियर कहते हैं। इसका कारण जो होता है कि अभी हम लोग देखे थे कि ज्वालामुखी जो आंतर ज्वालामुखी में एग्जाम्पल देखे थे कि जो डाइक होता है, ठीक है, ज्वालामुखी ये जब जल जो होता है जब डाइक के संपर्क में आ जाता है, तो डाइक के संपर्क में आने से क्या होता है कि जल गर्म होने लगता है, वही जल बाहर आता है। तो भूमिगत जल का जब डाइक से संपर्क होता है तो ग्लेशियर का निर्माण होता है। यूएसए की वार्मिंग प्रांत में स्थित येलोस्टोन नेशनल पार्क, ठीक है, ये एक सबसे पुराना क्या है, ग्लेशियर है, ये विश्व प्रसिद्ध है। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क क्या है, ग्लेशियर का एग्जाम्पल, ये यूएसए में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ हर 15 मिनट के अंतराल पर जल के फव्वारे निकलते हैं, ये नेचुरल फव्वारा है। तो ये यहाँ इसको पर्यटक बहुत देखने जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। टाइम मिलेगा तो आप लोग भी जाइए, यूएसए वीजा उजा लेके जाइए, देखिए बहुत ही अच्छा लगता है। आइसलैंड का ग्रैंड ग्लेशियर भी बहुत ही मतलब ये ग्लेशियर का एग्जाम्पल है, ये नोट कर लिए। क्वेश्चन पूछ सकता है ग्रैंड ग्लेशियर कहाँ है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी का विश्व वितरण, ठीक है। तो ज्वालामुखी का जो विश्व वितरण हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भूकंप वाले में देखेंगे कि जो भूकंप का जो विश्व वितरण था लगभग उसके समान ही ज्वालामुखी का विश्व वितरण भी है। तो 2/3 जो ज्वालामुखी आता है वो प्रशांत महासागर के चारों किनारे पर आता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी का अग्निवृत्त, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो रिंग ऑफ फायर कहलाता है, ठीक है। ये पैसिफिक जो ओशियन वाला क्षेत्र है, ये यहाँ सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है उसके बाद हम लोग देखेंगे अब हम लोग जानेंगे कि कुछ सिद्धांत के बारे में जानेंगे, ठीक है, जिससे हम लोग को कुछ फैक्ट वगैरह, सिद्धांत से जो कुछ फैक्ट है उससे हम लोग रिलेटेड जानेंगे। तो भ्रंसन सिद्धांत है। तो भ्रंसन सिद्धांत किसने दिया था, कृष्ण बर्मन ने, ठीक है, और तथा नियोगी द्वारा दिया है। कृष्ण बर्मन तथा नियोगी द्वारा सिद्धांत दिया गया था। तो महाराष्ट्र का जो कोयना में भूकंप आया था वो भ्रंसन सिद्धांत के द्वारा ही दिया। होता क्या कि जितने भी भूकंप ज्वालामुखी प्रक्रिया उसका हम लोग प्लेट विवर्तनिकी से सिद्ध कर देते हैं कि ये प्लेट विवर्तनिक से भूकंप या ज्वालामुखी आया था। लेकिन कुछ भूकंप हैं जहां आने की संभावना नहीं है लेकिन वहां भी आ जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र का जो कोयना का भूकंप था, लोग अनुमान ही लगाए थे कि यहाँ भी भूकंप आ सकता है क्योंकि भूकंप जो उनसे बाहर था। तो वहां भूकंप कैसे आया, तो इसको कृष्ण बर्मन नियोगी द्वारा ने बताया कि यह जो भ्रंसन सिद्धांत है उसके द्वारा भूकंप आया था। तो कोयना को बताया गया कि 3 भ्रंश जंक्शन पे था जिसके कारण भूकंप आया, कोयना भ्रंश, कुर्दवानी भ्रंश तथा तवा भ्रंश। तो इन 3 भ्रंश जंक्शन पे था इसलिए ये भूकंप आया था। गुजरात में भी जो भूकंप आया था, गुजरात में भी जो भूकंप आया था उसका कारण क्या था, वो अंतर्भ्रंश के कारण आया था, ठीक है। तो अरब सागर को एक बृहद भ्रंश कहा जाता है, बृहद भ्रंश कहा जाता है। हम लोग इससे पहले सुनामी के बारे में बताया था, सुनामी की उत्पत्ति क्यों होती है, इसका कारण क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि सागरी नीतल में जब उत्थान एवं धसान होता है, ठीक है, सागरी नीतल में जब उत्थान और धसान होता है तो उससे क्या होता है, भूकंप आता है। और क्या है, भ्रंश निर्माण के कारण आता है,
ज्वालामुखी विस्फोट जब गुंबद का निर्माण होता है तब सुनामी आती है। काल्डेरा की उत्पत्ति से भी सुनामी आती है। प्लेटों के संचलन या प्रत्यास्थ चलन से भी क्या होता है, ट्रेंच का निर्माण, एक ट्रेंच का निर्माण होता है जिससे भी सुनामी आता है। सागरी प्लेट के सहारे जब वेनी ऑफ जोन का निर्माण हो जाता है, जब वेन्यू ऑफ जोन का निर्माण होता है तब उससे भी क्या होता है, हिमस्खलन या भूस्खलन वगैरह होता है, उससे भी क्या होता है, सुनामी आती है। तो आज का हमारा जो क्लास था वो यहीं तक था। आगे की क्लास में हम लोग आपको 8वीं क्लास में मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग का अभी तक टेस्ट सीरीज में ऑफर चल रहा था 50% डिस्काउंट, तो वो इस महीने तक डिस्काउंट हम लोगों ने बढ़ा दिया। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। यूपीपीसीएस, आरओ, यूपीएससी, एमपीपीएससी सब के हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, उसको ज्वाइन करिए। 50% जो डिस्काउंट चला उसका लाभ उठाइए, ठीक है। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं पे मैं बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।